आपको मैं दिखा दूं कि कितना वैकेंट पोस्ट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, जो सेकंड मेरिट लिस्ट वाली बात है, अब यहाँ से बात करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट वाली बात में कितना दम है और क्या मतलब उसकी सच्चाई है, कितनी सीटों पर आएगा, कैसे आएगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको 3 डिस्ट्रिक्ट लिया है, एक शिवहर है, एक शेखपुरा है और एक वैशाली है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट लिया क्योंकि अभी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का आया नहीं है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट यानी शिवहर, शेखपुरा और वैशाली, ये 3 ज़िलों में जो है तकरीबन एक तो 296 लोग जो है को मतलब एक तरह से रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से 277 लोगों की जो है जॉइनिंग हो गई है। यानी यहाँ पर तकरीबन जो है 19 लोग जो है अभी खाली हैं, मतलब इन पे सीट जो है ये बचेगी। तो ये जो सीट बचेगी ये सेकंड मेरिट लिस्ट से ही भरी जाएगी। वहीं शेखपुरा में 1175 लोगों का रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से 1074 लोगों का जो है एक तरह से फाइनल सिलेक्शन यानी नियुक्ति पत्र दिया गया है, मतलब स्कूल का आवंटन किया गया है। तो वहाँ पर भी 101 पद जो है बचे हुए हैं, ये भी जो है आपके सेकंड मेरिट लिस्ट से ही भरे जाएंगे। वैसे ही वैशाली का है 804 लोगों का था, जिसमें से 779 लोगों को जो है यहाँ पर मतलब एक तरह से क्या किया गया है कि ज्वाइनिंग दी गई है, मतलब एक तरह से नियुक्ति पा चुके हैं, विद्यालय का आवंटन हो चुका है, जिसमें 25 लोग यहाँ पर भी खाली हैं, मतलब सीट इतनी खाली है। तो इतनी सीटों पर जो है नया जो सेकेंड मेरिट लिस्ट होगा ये घोषित होगा। तो इसी तरह से करते 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 38 ज़िला है, 38 ज़िलों में अलग अलग वैकेंसियाँ खाली होंगी, अलग अलग तरीके से भरे जाएंगे। तो सारा जो है वैकेंसीज का अगर आप काउंट करिए, अगर आप एक ज़िला में लगभग अगर मान लें, एक ज़िला में भी अगर लगभग मान लें कि 100 वैकेंसी अगर हो तो 3800 वैकेंसी तो ऐसे आ जाएंगी। जैसे कि मतलब 3800 वैकेंसी तो ऐसे ही आ जाएंगी कि मतलब उस पर जो है ज्वाइनिंग के लिए बुलाए गए बट वो गए ही नहीं, यानी 3800 वैकेंसी तो ऐसे ही निकल जाएगा, मतलब लगभग 4000 वैकेंसी तो ऐसा ही निकल जाएगा कि जो कि ज्वाइनिंग लेटर दिया गया बट ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण वो लोग नहीं ज्वाइन किए, या फिर हो सकता है उनका अच्छा कॉलेज मिल गया हो, या हो सकता है 9-10 में रिजल्ट दिए हो, 1 से 5 में रिजल्ट दिए हों, उनका सिलेक्शन ऑलरेडी 11-12 में हो गया हो, तो क्यों जाएंगे वो 1 से 5 या 6 9 से 10 वाले में। तो इस तरह से सीटें खाली होंगी, जो वो 4000 के करीब तकरीबन आएगा सीट का आंकड़ा, ये सेकंड मेरिट लिस्ट से पक्का भरी जाएंगी। बाकी भी जो सीटें हैं वो भी सेकंड मेरिट लिस्ट भरी जाएंगी। तो कुल मिला जुला के 10-12 हज़ार सीट तो आ ही जाएगी इधर उधर से, जिस पर सेकंड मेरिट लिस्ट बनना तय है। अब सेकंड मेरिट लिस्ट पे क्या कट ऑफ होगी उसके लिए मैं चलिए आपको आगे की बात बता देता हूँ। जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये 1 to 5 में पिछले बार का कट ऑफ है। पिछले बार का यानी अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसका कट ऑफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको पता भी होगा कि जनरल में 67 नंबर, वहीं फीमेल जनरल में 57 नंबर, इसी तरह से करके अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ्स आए थे। मिनिमम कट ऑफ 39 रखा गया था बहुत जगह पे, और मतलब वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने मान रखा है कि 39 नंबर जिसका होगा उसको पास मान लिया गया है इसमें। तो ये सब चीज़ें थी। तो अब ये जानना है कि सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ क्या होने का उम्मीद है। देखिए, अगर मैं बात जनरल की करूं तो आप देख सकते हैं जनरल में 67 नंबर गया था, और डेट ऑफ बर्थ भी मैटर रखता है, 1986। मतलब जितना सीनियर लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उम्र में अगर आप 28 साल के हैं और कोई एक 29 साल का है, कोई एक 30 साल का है, तो जो 30 साल का है उसको पहले नौकरी दी जाएगी, फिर 29 साल वाले को दी जाएगी, फिर 28 साल वाले को दी जाएगी। उसी हिसाब से अगर पकड़ के चलें तो 1986 पर कट ऑफ बनाया गया है 67 नंबर में। यानी 67 नंबर पाने वाले जितने भी छात्र होंगे 1986 के बाद अब 1900 किसको दिया जाएगा, 87 को दिया जाएगा, 88 को दिया जाएगा, 89 को दिया जाएगा। इसी तरह करते 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 जो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ होगा 1967 में उसको दिया जाएगा। फिर आएगा कट ऑफ गिर करके 67 से 66 पर, फिर 66 वाले में भी ऐसे ही किया जाएगा, जो सबसे सीनियर होगा उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद उसको, फिर उसको, इस तरह से करते करते कट ऑफ बनती है। तो 67 में अभी नहीं तो कम से कम 200 से बच्चे तो और ऐसे होंगे जो 67 नंबर पाए होंगे और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1986 के बाद का होगा। तो पहले अगर रिवाइज रिजल्ट आता है तो पहले 67 नंबर वाले में ही जिसका 67 नंबर पाया होगा और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो पहले तो उनका होगा जिनका 67 नंबर लाने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि उसमें 100-200 लोग ऐसे होंगे ही होंगे, क्योंकि हर कट ऑफ पर बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 67 ये कट ऑफ के बाद जो है आप 66 नंबर पर आएगा, फिर 65 नंबर पर आएगा, फिर 64 आएगा। इसी तरह करते करते सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरे हिसाब से कम अगर मान लीजिए गिरेगा तो इसमें 2-3 नंबर तो गिरने का उम्मीद रहेगा ही। यानी अगर किसी का 63 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, किसी का 63 प्लस नंबर अगर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ ही जाना चाहिए। तो 63 प्लस वालों का तो आ ही जाएगा। बाकी जनरल में उसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में जो है अलग अलग मार्क्स सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है आएंगे नाम सामने उनके। लेकिन एक बात ये ध्यान रहे कि 39 नंबर जिनका भी कट ऑफ बना था उनका मतलब वही रहेगा, क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो आप अगर उतना नहीं पाते हैं तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो 39 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, 39 से ज़्यादा ही रहेगी, मतलब उतना ही रहेगा 39 तक। और
जो बाकी बचता है और सब में अगर आपका कट ऑफ जो भी बना रहा होगा आपकी कैटेगरी में, उसमें 2-3 नंबर तक कट ऑफ गिरने की उम्मीद रहेगी। बाकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जल्द ही जारी होने वाली है, 1 से 2 दिनों के अंदर में। कुछ आया हुआ है, ये बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का अधिसूचना जारी किया गया है। इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता जो 6 से 8 वाले में थी, उसमें थोड़ा-सा बदलाव किया गया। बदलाव क्या है, अच्छा ही किया गया है। पहले जो था वो तो है ही, उसके साथ ही नए 2-3 पॉइंट्स को जोड़ा गया है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में था कि बीटेक वाले क्या फॉर्म भर सकते हैं या फिर बीसीए वाले भर सकते हैं, एमसीए वाले भर सकते हैं, ये सब चीज़ें भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इस पे बहुत मंथन चल रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी। तो उसका सॉल्यूशन बिहार सरकार ने कर दिया है और वो आपके फेवर में ही है, आपके विरोध में नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, सूचना जारी हो गई है कि ये सब तो पहले से था कि आपका ये स्नातक 50% हो, बीएड हो, ये सारी चीज़ें पहले से थीं। उसमें नया क्या जोड़ा गया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे एक नया ये जोड़ा गया है इसमें कि आपने 50% न्यूनतम में बीसीए कर रखा हो तो वो भी आप एलिजिबल हैं इसमें। उसके साथ ही आप या तो बीएड किए हों या तो डीएलएड किए हों, दोनों किए हों, यानी बीसीए वालों को भी इस पर मौका दे दिया गया है। उसके साथ ही साथ आप ऊपर में देखेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि और किसको मौका दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसके साथ ही साथ इंजीनियरिंग से स्नातक, यानी जिन्होंने बीटेक कर रखा था, बीटेक जिन्होंने कर रखा था, लेकिन कंडीशन क्या है कि मैथ और साइंस की विशेषज्ञता होनी चाहिए उसमें। यानी आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में कभी ना कभी मैथ और साइंस में से कोई ना कोई सब्जेक्ट आप पढ़े होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं एमसीए को भी मौका दे दिया गया है 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड के साथ में। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका जो है मौका जो है बढ़ा दिया गया है। बच्चों की संख्या अब बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। बीटेक वाले भी आएंगे, मतलब सभी आएंगे। पहले फॉर्म लोग भर रहे थे लेकिन डर रहे थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस बार मतलब अभी जो है उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम मौका सबको दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, सबको मौका मिलना ही को मौका दिया गया, उस तरीके से इस बार भी सीटेट को मौका मिले। और तीसरी मांग हमारी थी कि ये जो फॉर्म अप्लाई अभी हो रहा है, इसमें जिस तरीके से पहले आपने एज रिलैक्सेशन दिया था, इस बार भी सरकार को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो एज रिलैक्सेशन तो दे दिया, अतुल प्रसाद जी ने, अब तो क्लियर कर दिया है। 6 to 8 में शायद नहीं मिला हुआ है। नहीं, 6 to 8 के लिए ही उन्होंने क्लियर कर दिया, 10 साल की छूट। अच्छा, तब तो अच्छी बात है। अगर ये कर दिया तो अच्छी बात है। मतलब आपकी एक मांग सुन ली गई। हाँ, इसके लिए मैंने पहले अप्रोच किया था, पहले मैंने बात की थी। अच्छा, आपने पहले भी बात की थी मैंने पहले भी। सीटेट अपीयरिंग के लिए भी मैंने बात की थी, हालांकि सीटेट अपीयरिंग के वो रेडी नहीं थे। अच्छा, अब क्या लगता है संदीप सौरभ जी, अब क्या लगता है, क्या सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा? मेरी इस संबंध में बात हुई जिन लोगों से, उनका कहना था कि सरकार का पूरा प्लान है कि दिसंबर के अंत तक ये इस रिजल्ट को फाइनल कर देंगे। रिजल्ट को फाइनल कर देंगे? इतनी जल्दी करेंगे। दिसंबर में परीक्षा भी और दिसंबर में नतीजा दिसंबर भी? के अंत तक रिजल्ट ला देंगे। जी। तो इसलिए चूंकि सीटेट का जो परीक्षा होनी है वो शायद जनवरी में हो, फरवरी के उसका रिजल्ट आएगा। तो इनका कहना है कि उसके चलते मामला बहुत पेचीदा बन जाएगा। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब हर साल ही बहाली लेंगे, ताकि इस बार के जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उनको मौका मिल जाए अगले साल में। बिल्कुल, अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट भी किया था कि हर साल अगस्त महीने में हम परीक्षा लेंगे, तो सीटेट अपीयरिंग वाले घबराए नहीं। लेकिन लगता है कि बात मानेंगे, क्योंकि सीटेट वाले बड़े परेशान हैं अपीयरिंग। अब करना तो सरकार को है, करना तो बीपीएससी को है। और उनके मुद्दे को, सीटेट अपीयरिंग वाले मुद्दे को तो हम मैंने पहली बार सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन शुरू होने से पहले भी मैंने अप्रोच किया था। लेकिन उस समय हुआ कि देखते हैं, लेकिन फाइनली लोगों ने तय करके बताया हमको कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, मतलब अब इस बात पर मुहर लग गई है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन प्रयास तो हमने इसलिए आखिरी दिन में मैंने उठाया था, और मैंने इसलिए कल जो सदन अंतिम था, मैं ये जानता था कि सरकार ये कह रही है, लेकिन तभी मैंने सदन में दिया, तभी आपने बात रखी, तभी मैंने कहा कि आप सीटेट अपीयरिंग को मौका दीजिए। अच्छा, कल जब आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, जब आपने कई मांगे उठाई, तो क्या सहमति जताई लोगों ने, मतलब बाकी मांगों को लेकर भी क्या कुछ लगता है कि बात बनी संदीप सौरभ जी? अभी कह नहीं सकते। देखिए, जो मैंने मुद्दा उठाया वो शून्यकाल में उठाया है, और वो जाएगा भी डिपार्टमेंट के पास। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये तो इस तरह का मसला नहीं है कि आप लंबे समय तक कोई रोड का निर्माण करवाना है कि आप डाल भी सकते हैं। आपको अगर मौका देना है तो तुरंत देना होगा। अगर आपको सीटेट ये वाला तो हो गया, रिलैक्सेशन वाला तो बहुत बढ़िया है। और ये जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, जो महिलाएं हैं उसमें, जो दिव्यांग हैं, उनको गृह जिला मौका मिले, ये भी जल्दी कर। तो इसलिए मेरे ख्याल से लेटर चला जाएगा जल्दी से ही, और फिर हम अप्रोच करेंगे कि उस पर अमल किया जाए, जितना संभव हो सके उतना कोशिश मतलब आप लगे रहेंगे इस मुद्दे को? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने से ही कुछ चीजें निकली हैं। एज रिलैक्सेशन वाला अगर हुआ आप कह रही हैं, मुझे तो खबर नहीं थी इसकी, अगर हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या नियोजित शिक्षकों का मुद्दा भी उठाया गया, क्योंकि आप लगातार ये भी मांग कर रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। देखिए, नियोजित शिक्षकों का जो मैंने सरकार को लिख के पहले दिया था, सदन से पहले दिया था, और उसमें हमने यही कहा था कि कोई अलग से कैटेगरी मत बनाइए, और मेरे ख्याल से वो एक्सेप्ट होगा। हाँ, ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाकर कोई अलग ये जो नाम दे दिया गया है विशिष्ट, हाँ, तो इस पर मेरी आपत्ति थी, मैंने आपत्ति दर्ज की थी मैंने, और मेरे ख्याल से यही शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार के पास लेटर भी गया हुआ है, और इस पर विचार चल रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि दिसंबर महीने में परीक्षा भी होने वाली है, जो मामूली सी परीक्षा है, सक्षमता परीक्षा, जिसको मुख्यमंत्री ने मामूली परीक्षा बताई, वो दिसंबर में होने वाली है। वो परीक्षा, देखिए, परीक्षा को लेकर के सरकार का कहना है कि ये लेंगे। लेकिन आपने तो ये भी मांग रखी थी बिना शर्त। हमने मांग रखी है, आप मांग रखते हैं बड़ा, हो सकता है कि उसमें सरकार कुछ कटौती करे, या उनका कुछ तर्क है कि भाई आप एक पद पर थे, आप नियोजित थे, आपको राज्यकर्मी में ला रहे हैं, तो बीच में कोई क्राइटेरिया अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो मामला लीगल फंस जाएगा। ये कहना है वित्त मंत्री, जो पहले शिक्षा मंत्री भी थे, विजय चौधरी जी का कहना है। तो अगर ये कहना है तो हमने कहा था कि तभी आप उसको सक्षमता परीक्षा के बजाय डिपार्टमेंटल परीक्षा कहिए। तो ये बात पे चर्चा चल रही है, क्या उनको करना है, हमने तो मांग रख दी। और विशिष्ट शिक्षक में मेरी बहुत आपत्ति थी, मैंने कहा था कि एक समान शिक्षक, हाँ, एक समान शिक्षक कीजिए। पहले से आपके पास विशेष शिक्षक है तो विशेष शिक्षक अलग है, विशिष्ट शिक्षक अलग है, तो ये शब्दों के साथ खिलवाड़ जो है वो सरकार बंद करे। तो ये सारी बातें कही गई है, और इसमें मेरे ख्याल से जल्दी आने वाला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि अब तो बीपीएससी टीआरई 2.0 भी आ गया है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1.0 को लेकर विवाद अब भी थमा नहीं है। अब भी लोग कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, अब भी कह रहे हैं फर्जीवाड़ा है, हम लगातार देख रहे हैं कि एक्शंस भी हो रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से जो है विवाद थमा नहीं है। हमने उसमें एक तारांकित प्रश्न दिया था, और हमने उसमें 2-3 मांगे की थी। एक तो हमने मांग की थी कि जो छात्रों का कंप्लेन कई तरह के आ रहे हैं, किसी के रिजल्ट को लेकर के कहीं कई सारी शिकायतें, तो उस शिकायतों को एड्रेस किया जाए। दूसरा हमने उसमें मांग रखा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको आप नए पदों पर मत लीजिए, उनके पुराने पदों को ही समाहित कर लिया जाए। तो और नए पदों पे सिर्फ टीचर्स को रखा जाए, जो नए अभ्यर्थी हैं, फ्रेश लोग रखा जाए। तो और इसके बाद जो सीटें खाली हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं लोग,
तो खाली पदों पर सेकंड लिस्ट लाया जाए। सेकंड लिस्ट लाया जाए। तो ये हमने मांग रखी लेकिन है। अब तो खाली पदों को लेकर भी अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट कर दिया है बड़ा साफ-साफ कह दिया है कि जो पद खाली हुए हैं उसको बीपीएससी टीआरई 2.0 में भर दिया जाएगा। यानी कि अब बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो पूरे पद है वो 1 लाख कुछ हो अब गए। देखिए सरकार कुछ कहेगी, बीपीएससी कुछ कहेगा तो हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। सरकार ने जो जवाब दिया है, मेरे इस प्रश्न का तो लिखित प्रश्न का लिखित जवाब है। अच्छा, तो आपको उसमें जवाब मिल गया। जवाब मिला जी। है, मैंने जवाब पब्लिक में भी डाला है। तो उस जवाब में तो कहा गया है कि सरकार जो है वो सेकंड लिस्ट लाने पर विचार कर रही है। ये साफ-साफ जवाब दे दिया गया है। साफ साफ जवाब दिया हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी, लोग जो है वो निराश ये हैं। शिक्षा विभाग कह रही है। ये शिक्षा विभाग अब शिक्षा विभाग कुछ और कहे, बीपीएससी कुछ और ट्वीट कर दे, जी, जी। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेकिन एक उम्मीद की किरण है आपकी तरफ से क्योंकि अभी भी चीजें फाइनल नहीं है। क्योंकि कई सारे लोग को आपने गलत तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ले लिया, तो आपकी गलती है। उसके चलते जो मिनिमम कट ऑफ को पार किए हुए लोग हैं उनकी तो गलती नहीं कि उनको आपने छांट दिया है। तो इसलिए इस पे सेकंड लिस्ट पर विचार करना चाहिए। या तो आप शुरुआत में इस तरह से करते कि गड़बड़ियां नहीं होती। जी, जी, जी। वो नियोजित शिक्षकों को समाहित करने के लिए नहीं तैयार थे उस आंसर में, लेकिन उनका कुल मिला के कहना था कि जो पद खाली है उसके लिए सेकंड लिस्ट लाने की। सेकंड लिस्ट आएगी। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देख लिया होगा। वीडियो देखने से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, ये कि आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो पक्का आने वाली है। यानी सेकंड मेरिट लिस्ट की बात विधानसभा में हुई थी, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो पक्का आएगी। ये बात हो गई पहली नंबर, जो कि कंफर्म हो गई कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी और जल्द ही आने वाली है। दूसरी बात आपका ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी। इसमें क्या निकला हुआ है कि आपको सभी अनुमंडल मुख्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रधान प्रभारी, प्रभारी और महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, 10+2 निजी विद्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी को ये बात भेजी गई है। किस संबंध में भेजा गया? तो संबंध उनका ये था कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस संबंध में। तो उपयुक्त विषय का अनुपालन क्या करना था कि इसमें एक प्रतियोगिता परीक्षा, यानी जो अपना ये मतलब अध्यापक वाला, देखिए, विद्यालय अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु निर्धारित लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रतियोगिता संचालन हेतु सूचना अनुसार दिनांक 7/12/2023 से 10/12/2023 तक का जो है इनका प्लानिंग है। यानी 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में ये पेपर लेने वाले हैं। यानी 7, 8, 9, 10 इन 4 दिनों के बीच में ये सारा पेपर ले लेंगे। मतलब 6 से लेकर के 12 तक का सारा पेपर जो है ये इन 4 दिनों में ले लेंगे। तो ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। और इस बात से ये नोटिस से, हाँ तो फ्रेंड्स, इस नोटिस से ये कंफर्म हो चुका है कि अब आपका जो पेपर है वो पेपर तो आपका 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ही होगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि पेपर का डेट बढ़ जाएगा, फरवरी में पेपर होगा तो जनवरी में पेपर होगा। बहुत भ्रामित खबर फैलाया जा रहा था यूट्यूब पर, लेकिन अतुल प्रसाद ने इस बात को तय कर दिया है कि अब आपका पेपर जो है वो 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ही होगा। तो आप लोग कोई लापरवाही ना बरतें पढ़ाई करने में, या फिर जो भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट कर ही लें आप, क्योंकि आपका इससे पेपर अडिग नहीं होने वाला है। 7 से 10 पर ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। भले ही फॉर्म आपके 25 तारीख तक भरे जाएंगे, लेकिन आपका 7 तारीख को ही पेपर होना है। ये दूसरी बात भी इन्होंने कंफर्म कर दी। तो पहली बात, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ही आएगी। दूसरी बात, आपका पेपर 7 से 10 तारीख के बीच में होना ही होना है। अब मैं जो आपका जो कट ऑफ है, जो सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, उस पर मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जाता है, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में खुलेगा, कुछ तरीके से नीचे जो है साइन अप वाला अकाउंट है, उसमें आपके अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर रेफर कोड जरूर जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका एग्जाम करने के बाद आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल वेरीफाई करेगा प्रोजेक्ट में, फिर वेरीफाई आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल नाम रखिएगा और आप जो रेफर कोड दिया है, जो ऑप्शन दिया है, आगे बढ़ जाएगा। फिर आपको अपना जीमेल आईडी कोड लीजिएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट करना है। आपका नाम आ रहा होगा, आपको सही होगा तो सबमिट करके आगे बढ़ जाएगा। तो आप जो है जब इसे सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करना है। जैसे ओटीपी आएगा और इस ओटीपी को फिल कर दिया। ओटीपी करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट आप जो यहाँ पर डिजिटल का पासवर्ड कर लेना, डालना और पासवर्ड कर लेना। फिर यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको डिजिटल का आएगा, फिर आपको अप्रूव हो गया। फिर यहाँ पे अपना अकाउंट बैंक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ता है। यहाँ पे पैसा नहीं करेंगे, आपको लिंक करना है। बाद में इसको इंस्टॉल कर देगा आप मान लीजिए अपना। फिर यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट करके आपको आगे बढ़ना है, कौन सा बैंक खाता है। फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा और अपना कोड डाल के लिंक बैंक अकाउंट करके आगे बढ़ेगा। फिर वहाँ से आपको अपनी सेल्फी, आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ तरीके से। फिर आप सेल्फी करके आपको सिग्नेचर करके आएगा। सिग्नेचर करके आपको जैसे आईफोन पर यहाँ पर लीजिएगा, तो स्क्रीन पर यहाँ पे इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिख सकते हैं। तो जैसे आपने जहाँ पे सिग्नेचर वहाँ पे लेके अपना अपलोड कर दीजिएगा, अपना सिग्नेचर करके आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से कुछ एनुअल इनकम बताना होगा, आपका जीरो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो भी आपका बताइएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट जो भी आप बोलिएगा, उसके आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पर मेल चुनिएगा, यहाँ पे मेल जो मिलेगा, यहाँ पे मंथली ऑप्शन चाहिए, 40 चाहिए, फिर उसके बाद अकाउंट कुछ तरीके से आप लिखिएगा कंफर्म, वो क्लिक करिएगा कंफर्म, फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिख के वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड फिर से ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा कुछ तरीके से। आप इस तरह से